नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पाथवे अचीवर्स में। मैं मयंक प्रताप सिंह एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में हम आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो है तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। पहले पॉइंट में जब हमने पढ़ा था राष्ट्रपति के बारे में, जो कि आपका एग्जीक्यूटिव हेड होता है यूनियन गवर्नमेंट का। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे आपका मंत्रिपरिषद और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि संघीय कार्यपालिका में जो है आप का आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक की कहानी पूरी की पूरी बात की गई है, जिसमें संघीय कार्यपालिका की बात करते तो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक बात की गई थी, जिसमें से 52 से 62 तक हमने प्रेसिडेंट को देखा। ठीक है, प्रेसिडेंट को देखा। उसके बाद जो है आपका 63 से लेकर 70 तक हमने वाइस प्रेसिडेंट को देखा। ठीक है, आज जो हम बात करने वाले हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात करने वाले हैं, जो कि अनुच्छेद 74 और 75 में दिए गए हैं। ठीक है, इसमें बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आपका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, जो कि अनुच्छेद 74 और 75 में इसकी बात की गई है। प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो हमें कुछ आर्टिकल्स हैं, उनके थ्रू इसको समझने की जरूरत पड़ेगी। उसमें अनुच्छेद 74 की, 75 की, 78 की, 88 की और 352(3) की बात की गई है, जिसका अध्ययन करना पड़ेगा। और उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि क्या होता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद के बारे में जो बात की गई है, वो आपका कहाँ की गई है? 74 में की गई है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात जो की गई है, हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात जो की गई है, वो कहाँ पे की गई है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात, जो मंत्रिपरिषद की बात की गई है, वो अनुच्छेद 74 में की गई है कि भारत में जो है राष्ट्रपति की सहायता के लिए, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जितने भी आपके एग्जीक्यूटिव डिसीजन होते हैं, एग्जीक्यूटिव डिसीजन जितने भी होते हैं, एग्जीक्यूटिव डिसीजन जितने भी होते हैं, ये किसके नेम पे होते हैं? ये प्रेसिडेंट के नेम पे होते हैं। तो प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए एडवाइस करने के लिए कौन होगा? एडवाइस करने के लिए होगा आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। ठीक है, और वो एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा और उसके सलाह के अनुसार ही कार्य करने के लिए बाध्य भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ही इज बाइंड टू obey whatever the advice given by the council of minister to the president, and president act according to the advice of the council of ministers. एक्चुअली क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जो मंत्रिपरिषद होती है उसका जो एक अध्यक्ष होता है, जो कि उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, हेड होता है, वो क्या कहलाता है? आपका प्रधानमंत्री कहलाता है, यानी प्राइम मिनिस्टर कहलाता है। ठीक है, और मंत्रिपरिषद की बात किसमें की गई है? अगर ये क्वेश्चन आता है तो वो अनुच्छेद 74 में की गई है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 75 की बात करते हैं। आर्टिकल 75 जहां आपका अपॉइंटमेंट की बात करता है। अपॉइंटमेंट की किसके अपॉइंटमेंट की बात करेगा? अपॉइंटमेंट्स की बात करता है। अपॉइंटमेंट की बात करेगा किसके अपॉइंटमेंट? दो लोगों की अपॉइंटमेंट, एक तो प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट की एंड इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, जितने भी इसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, आपका प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो अपॉइंटमेंट होगा उसकी बात करता है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। किसके थ्रू? अनुच्छेद 75 के थ्रू या आर्टिकल 75 के थ्रू। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के सुझाव पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। जो प्रधानमंत्री ये सजेस्ट करेगा उसके बेसिस पे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुनेगा। इंडिविजुअल मिनिस्टर्स को उसकी रिकमेंडेशन पे ही चुनेगा। एक लिस्ट दे देता है प्राइम मिनिस्टर कि हम इस व्यक्ति को जो है आपका हम मंत्री चुनना चाह रहे हैं, ये मंत्री चुनना चाह रहे हैं। एक पोर्टफोलियो जो है वो आपका राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत कर देता है। राष्ट्रपति उसी के अनुसार जो है मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की शपथ दिलाता है। ठीक है, भारत में कैसी प्रणाली है आपको पता होना चाहिए। संसदीय प्रणाली की व्यवस्था है। ठीक है, तो अगर संसदीय यानी कैसी गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, ये तो आपको पता ही है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने के बाद क्या होगा कि
अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो लोअर हाउस होगा, लोअर हाउस यहाँ पे क्या है, लोअर हाउस यानी निम्न सदन जो है वो क्या है, लोकसभा है। क्या है, लोकसभा है। तो लोकसभा जो है यहाँ पे लोकसभा या हाउस ऑफ द पीपल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल जो है लोकसभा लोअर हाउस होती है। और इस इसका जो अध्यक्ष होता है वो क्या बनाता है, एक्चुअली क्या होता है, लोकसभा में जो भी मेजोरिटी पार्टी होगी, लोकसभा में जो भी मेजोरिटी पार्टी होती है, मेजोरिटी पार्टी होती है, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो जो मेजोरिटी पार्टी होती है उसे क्या करता है, राष्ट्रपति सरकार बनाने का मौका देता है। ठीक है, उसी को चांस देगा। और राष्ट्रपति के बहुमत दल के नेता को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण का न्योता देता है। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि अगर बहुमत दल ना हो, अगर किसी को बहुमत ना होता है तो उस केस में क्या होता है, जो मेजोरिटी पार्टी होती है, जो मेजोरिटी पार्टी, इसका मतलब ये हुआ कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हो, मेजोरिटी पार्टी इन द सेंस की जिसको सबसे ज्यादा मत मिले हो, यहाँ पे अगर मेजोरिटी में है तो ठीक है, वही बंदा बनाएगा अपनी सरकार, अगर बहुमत दल में है। हाँ, लेकिन अगर बहुमत नहीं मिला है तो जिसको सबसे ज्यादा सीट्स मिली हैं, जो मैक्सिमम सीट्स वाली होंगी, जो मैक्सिमम सीट वाली पार्टी होगी, मैक्सिमम सीट वाली पार्टी, हाँ, उसको क्या मिलेगा फिर, फिर वो उसके ऑप्शंस के बाद जाएगा। ठीक है, उसको क्या करेगा, वो न्योता देगा, प्रेसिडेंट न्योता देता है सरकार बनाने के लिए। और उस व्यक्ति को एक मंथ के अंदर, उस व्यक्ति को जिसको वो न्योता देगा, क्योंकि अगर बहुमत नहीं मिल रहा है किसी पार्टी को, तो उसमें मैक्सिमम सीट वाली पार्टी को जो है वो न्योता देता है सरकार बनाने का, सरकार बनाने का। ठीक है, हाँ, सरकार बनाने का मौका देता है। और अगर सरकार वो बना लेता है तो एक मंथ में उसे क्या करता है, फ्लोर फ्लोर टेस्ट कराना पड़ता है, फ्लोर टेस्ट कराना पड़ता है कि उसका बहुमत उसे प्राप्त हो गया। अगर उसे बहुमत प्राप्त हो गया तो उसकी सरकार बनी रहती है, अगर नहीं प्राप्त होता है तो उसकी सरकार वहीं पे गिर जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ऑब्वियसली करता है। और किसके थ्रू करेगा, और किसका नेता होता है प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का नेता होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री कोई निर्वाचित पद नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें कोई इलेक्टेड पद नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री के तौर पे खड़ा हो जाए और उसको लोग वोट करें, वो प्रधानमंत्री बन जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर हर एक अलग अलग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एक व्यक्ति चुन के जाता है। और उस चुन के जाने पर एक पार्टी का, जब वहां पर एक पार्टी या बहु पार्टियों का गठबंधन होने के पश्चात वो किसी अपने एक व्यक्ति को जो है अपना हेड चुनते हैं। जो हेड चुना जाता है उसे प्रधानमंत्री बोला जाता है। और उस प्रधानमंत्री को ही क्या राष्ट्रपति आपका नियुक्त करता है। ठीक है, और उसकी प्रधानमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो ये अनुच्छेद 75 में दिया हुआ है। प्रधानमंत्री की जो पद की योग्यता होगी वो क्या होगी, यानी जो एलिजिबिलिटी होती है वो क्या होती है प्राइम मिनिस्टर की। तो एलिजिबिलिटी के बारे में कोई प्रावधान नहीं दिया है। ठीक है, पद की योग्यता नहीं होती, परंतु क्या एक संसदीय व्यवस्था है, एक तरीके से पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जो बना हुआ है, पार्लियामेंट्री व्यवस्था के अनुसार जो है, ऐसा नहीं है कि कोई भी योग्यता है इसकी, कुछ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर इसके अनुसार जो है प्रधानमंत्री क्या होता है, संसद का सदस्य हो। ये जरूरी है कि वो संसद का सदस्य हो, यानी किसी भी हाउस का हो सकता है, ये नहीं कि वो लोकसभा का ही हो। ठीक है, वो आपका राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है और आपका वो लोकसभा का सदस्य हो सकता है। और ऐसा भी होता है कि जब वो प्रधानमंत्री नियुक्त होता है तो वो लोकसभा का भी सदस्य ना हो और राज्यसभा का सदस्य भी ना हो। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में आपका वो व्यक्ति जो है 6 महीने के अंदर किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो प्रधानमंत्री बना रहता है। ऐसे दो एग्जाम्पल हमारे अभी तक के संवैधानिक इतिहास में दो ऐसे ओकेजन्स हो चुके हैं जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। इसमें से एक जो थे वो आपका पीवी नरसिम्हा राव जी थे, जो कि 1991 में थे। ठीक है, और दूसरा एसडी देवगौड़ा जो कि 1996 में थे। ये दो ऐसे प्रधानमंत्री थे जब इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन 6 महीने के भीतर ये किसी एक सदन के सदस्य बनकर इन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री के पद का निर्वहन किया। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, और केस क्या होता है कि अगर आप लोकसभा से बनते हो
हाँ, लोकसभा से तो लोकसभा में मेंबर बनोगे तो आपकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर होनी चाहिए। और अगर आप राज्यसभा बनते हो तो राज्यसभा की, ठीक है, राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा की एलिजिबिलिटी कितनी होती है, 30 ईयर होती है। ठीक है, अगर आपकी अवस्था 25 वर्ष है तो आप लोकसभा से मेंबर बनते हुए आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, और अगर आपकी आयु 30 वर्ष से अधिक है तो आप राज्यसभा का मेंबर बनते हुए प्रधानमंत्री बन सकते हो। यानी यहाँ पर न्यूनतम आयु जो होगी वो 25 वर्ष होगी, और अगर दूसरे सदन में है तो वो कितनी होगी, 30 वर्ष होगी, अगर आप राज्यसभा से बन रहे हो। ठीक है, प्रधानमंत्री की शपथ जो अगर हम बात करें ओथ, तो ओथ जो है ये तीसरी अनुसूची से ही लेगा, तीसरी, ठीक है, थर्ड शेड्यूल के थ्रू ही रहेगा ये। ठीक है, शेड्यूल के थ्रू ही लेगा, यानी तीसरी अनुसूची के थ्रू ही ये, हाँ, तीसरी अनुसूची में जो लिखा हुआ है शपथ का प्रावधान वही लेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्रधानमंत्री या कोई मंत्री राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण करते हैं, राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा और उसका जो भी मंत्री होगा, कोई भी मंत्री होगा। ठीक है, इसमें दो प्रकार की शपथ होती है, एक तो पद की शपथ होती है, दूसरी गोपनीयता की शपथ होती है। ठीक है, पद की शपथ में क्या होगा कि वो सच्ची निष्ठा और श्रद्धा बनाए रखेगा, हाँ, भारत की प्रभुता अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा, यानी देश की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को वो क्या रखेगा, इंटैक्ट रखेगा, और किसी भय में आके किसी के पक्षपात में पार्शियल ना होकर द्वेष की भावना न रखना, ये सब रखते हुए वो प्रधानमंत्री के पद का निर्वहन करेगा। साथ साथ गोपनीयता, यानी दो तरह की शपथ होती है। इसमें पहला ये पैरा खत्म होने के बाद दूसरा पैरा ये स्टार्ट होता है, जिसमें वो बोलता है कि वो संघ के मंत्री या प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को जो पद मिला होगा उसकी शपथ लेते हुए के रूप के विषय में गोपनीयता रखेगा, यानी अगर उस विभाग से संबंधित कोई जानकारी होगी तो वो सहमत रखेगा और वो उस विभाग की जानकारियों को किसी और के सामने प्रस्तुत नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे ये शपथ लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो राज्यसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आपको ये पता है कि राज्यसभा के जो भी मेंबर्स होते हैं वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इंदिरा गांधी अगर है तो आप देखेंगे तो इंदिरा गांधी भी बनी हुई हैं। हम मनमोहन सिंह 2004 और 2009 में राज्यसभा के मेंबर रहते हुए प्रधानमंत्री बने थे। एसडी देवगौड़ा की बात की जाए तो वो भी आपका पहले तो वो मिनिस्टर थे ही नहीं, ठीक है, बाद में क्या हुआ कि वो आपका प्रधानमंत्री बने। इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल की बात की जाए तो आई के गुजराल जो है, हाँ, ये भी आपका क्या है 1997 में आपका राज्यसभा मेंबर होते हुए प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, इस तरीके से क्या है राज्यसभा का मेंबर भी प्रधानमंत्री बन सके, और ऐसे 4 लोग थे जो प्रधानमंत्री बन चुके हैं राज्यसभा के मेंबर होते हुए, राज्यसभा के मेंबर होते हैं, जिसमें 1966 में कौन था, आपका इंदिरा गांधी जी थे, 2004 और 9 में मनमोहन सिंह थे, और 96 में देवगौड़ा जी थे, और आई के गुजराल जी 1997 में थे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े तो कार्यकाल टेन्योर क्या हो सकता है। तो टेन्योर आपको पता है कि वैसे तो क्या होता है 5 ईयर होता है, 5 ईयर बाद जो है जनरल इलेक्शन होते हैं या सामान्य निर्वाचन होता है। ठीक है, जनरल इलेक्शन के बाद जो पार्टी मेजोरिटी में आती है 5 ईयर के बाद क्या होता है, जनरल इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन बोलते हैं, हाँ, जनरल इलेक्शन होता है। ठीक है, सामान्य चुनाव होते हैं, और उस सामान्य चुनाव के पश्चात जो मेजोरिटी पार्टी होती है, मेजोरिटी पार्टी क्या होती है, वो सरकार बनाती है। ठीक है, मेजोरिटी पार्टी सरकार बनाती है, और मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होगा, मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होगा वही क्या होगा, पीएम होगा। ठीक है, तो इस केस में 5 साल कार्यकाल होता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उससे कम भी कार्यकाल हो सकता है। ठीक है, मन हाँ, ओके, और ये कार्यकाल के बारे में किसमें दिया हुआ है, अनुच्छेद 75 के पार्ट 3 में। ये ध्यान देने वाली बात है, ये बहुत बार आर्टिकल आ चुका है। 75 के पार्ट 3 में ही क्या है, प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर दिया हुआ है, और इसमें बात किया गया है कि मंत्रिपरिषद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ऑब्वियसली जब तक आपका सरकार रहेगी, हाँ, जब तक आपकी सरकार रहेगी तब तक ही मंत्रिपरिषद आपका रहेगा। ठीक है, जब तक आपकी सरकार रहेगी तब तक आपका मंत्रिपरिषद रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो सरकार इन द सेंस कि जब तक आपका प्रधानमंत्री का पद रहेगा, और जैसे ही प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या वो इस्तीफा दे देता है, उसी समय क्या होता है, आपका सरकार उसी समय आपका गिर जाती है।
ठीक है। मंत्रिपरिषद क्या होता है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है, यानी ये आपका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होता है। हाँ, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होता है? ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होता है आपका लोकसभा के प्रति। किसके सभी? लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति। ठीक है, वो लोकसभा के प्रति कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी एक मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होता है। ठीक है, राष्ट्रपति उसे कभी भी अपने पद से हटा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पे। ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी मंत्री है उसको राष्ट्रपति ऐसे ही हटा देगा। वैसे क्योंकि अपॉइंट किया जाता है आपका किसके थ्रू? अपॉइंटमेंट जो होती है किसी भी इंडिविजुअल मंत्री की, वो होती है आपका राष्ट्रपति के थ्रू। लेकिन राष्ट्रपति को किस विभाग का मंत्री, राष्ट्रपति को ये कौन बताता है कि इस व्यक्ति को किस विभाग का मंत्री बनाना है? ये बताता है आपका प्राइम मिनिस्टर। तो इस वजह से क्या होगा कि वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही अपना प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ही वो अपने पद पे बना रहता है, और जैसे ही प्रधानमंत्री की सलाह प्रस्तुत होती है, प्रधानमंत्री की सलाह अगर प्रस्तुत होती है, तो उसी समय क्या होता है, वो अपने पद से इस्तीफा भी दे सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें, नोट करते हैं, तो इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जो मंत्रिपरिषद होता है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी जो है आपका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी क्या है? दे स्विम एंड सिंक टुगेदर। यानी जो मंत्रिपरिषद होता है, यानी मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है, ठीक है, ये स्विम और सिंक टुगेदर करता है। ठीक है, यानी मंत्रिपरिषद एक ऐसा जहाज होता है जो तैरेगा भी साथ में और डूबेगा भी साथ में। अगर मंत्रिपरिषद गिरती है तो ऐसा नहीं कि कोई इंडिविजुअल मिनिस्टर बचा रहेगा, वो उस मंत्रिपरिषद में उपस्थित जितने भी व्यक्ति होंगे वो सारे के सारे जो है अपने पद को गवा देंगे। ठीक है, और मंत्रिपरिषद का लीडर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर अगर लीडर ही गायब हो गया तो वैसे ही मंत्रिपरिषद क्या होगी? गिर जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो मंत्रिपरिषद के बारे में कुछ प्रावधान है, तो कितने लोग जो है मंत्रिपरिषद में रह सकते थे उसमें है, तो 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, जिसके माध्यम से लोकसभा में जो है कुल सदस्य संख्या का कितने लोग जो है आपका मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो उसमें क्या है आपका 15% लोग। कितने? 15% लोग ही बनाए जा सकते हैं। और ये किसके थ्रू हुआ था? प्रथम संविधान समीक्षा आयोग 2000 के माध्यम से इसको प्रतिपादित किया गया था कि कितने मेंबर्स जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद में रह सकते हैं। तो वो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दी लोकसभा के 15% लोग ही वो रह सकते हैं। अगर हम प्रथम संविधान समीक्षा आयोग की बात करेंगे, क्योंकि ये तो 91वें संविधान संशोधन के थ्रू हुआ था, लेकिन इसने जो रिकमेंडेशन दी थी वो तो 10% की ही दी थी, लेकिन इसको कितना बढ़ा के कर दिया गया था? 91वें संविधान संशोधन में आपका 15% का दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं तो अब बात करते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये किस किस पद पे होते हैं। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसमें कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, हाँ, कुछ स्टेट मिनिस्टर यानी राज्य मंत्री होते हैं, कुछ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, और कुछ उप मंत्री होते हैं यानी डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं। क्या है? डेप्यूटी मिनिस्टर। ठीक है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोलते हैं इसे। ठीक है, और इसे, हाँ, इसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज बोलेंगे। स्वतंत्र प्रभार है ना, तो इंडिपेंडेंट चार्ज, इंडिपेंडेंट, ठीक है, चार्ज। और ये जो होंगे ये आपका, ये क्या होंगे? आपका राज्य मंत्री। ये राज्य मंत्री जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा। ठीक है, और ये कैबिनेट मिनिस्टर होगा। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है? किसी भी एक मिनिस्ट्री का हेड होता है। ठीक है, और इसके जो ग्रुप होंगे, इसकी ग्रुपिंग को ही क्या कह देंगे? आपका मंत्रिमंडल कहेंगे। समूह को मंत्रिमंडल कहते हैं। जैसे गृह मंत्री, आपको पता है गृह मंत्री, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, तो इसमें क्या होगा? गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री ऐसे होते हैं। ये मंत्री जो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जिनमें और लोग क्या करते हैं? इन्हीं को मंत्रिमंडल या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ये पार्ट होते हैं। अब क्या होता है कि जो ये मिनिस्ट्री होती हैं, इन मिनिस्ट्रीज के को असिस्ट करने के लिए, यानी कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए जो है आपका कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए कुछ मंत्रालय बनाए जाते हैं अलग से। ठीक है, तो उसमें क्या, उसको
आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोले जाते हैं, ठीक है। ये किसी भी विभाग के अध्यक्ष नहीं होते हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर को क्या करते हैं, सहायता करते हैं। यानी अगर आपने बोला कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है तो ऑब्वियसली क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे वो किसी एक विभाग के संबंधित होंगे। जैसे शिक्षा विभाग में, शिक्षा मंत्रालय में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि जो शिक्षा मंत्री होंगे उसको वो रिपोर्ट करेगा। शिक्षा मंत्री एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा और उसको जो है उस विभाग का, यानी शिक्षा मंत्रालय का राज्य मंत्री अगर होगा, शिक्षा मंत्रालय का अगर राज्य मंत्री होगा तो वो किसको रिपोर्ट करेगा, वो आपका रिपोर्ट करेगा शिक्षा मंत्री को, ठीक है। और शिक्षा मंत्री किसको डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा, आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, ठीक है। अगर मैं राज्य मंत्री बोलूं इंडिपेंडेंट चार्ज की, तो इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब ये हो गया स्वतंत्र प्रभार, यानी अब उसके ऊपर कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, तो ठीक है, वो डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करेगा, डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, हाँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ही वो रिपोर्ट करेगा, ठीक है। ये अपने विभाग का अध्यक्ष होते हैं, जबकि ये अध्यक्ष नहीं थे, राज्य मंत्री नहीं थे, लेकिन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं और इनका दर्जा राज्य मंत्री का ही होता है, ठीक है। और ये डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। अगर हम बात करें उप मंत्री की, तो ये सबसे नीचे के मंत्री होते हैं जो सभी मंत्रियों को सहायता करते हैं। अगर मैंने अभी डेप्यूटी मिनिस्टर बना दिया गया किसी को, तो इसका मतलब वो होगा कि ये जो है, जो मेन मिनिस्टर होगा उसको ये क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और ये नेशनल लेवल के, सबके नेशनल लेवल के होंगे। यानी क्या होगा, पहले प्राइम मिनिस्टर होगा, फिर कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, उसके बाद आपका उसी के इक्विवेलेंट में कैबिनेट मिनिस्टर के थोड़ा सा नीचे जो होते हैं आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, उसके बाद आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, उसके बाद डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं। वैसे मोदी गवर्नमेंट में डेप्यूटी मिनिस्टर का कोई भी पद अभी तक नहीं बनाया गया है, ठीक है। हाँ, और बात करते हैं तो मंत्रिमंडल जो होती है वो मंत्रिपरिषद की बैठक जो है अलग अलग होती है। अगर मंत्रिमंडल की बैठक बोले तो ये अलग होती है और मंत्रिपरिषद की बैठक अलग होती है, क्योंकि जो मंत्रिमंडल की बैठक होगी वो कैबिनेट मिनिस्टर की बैठक होगी, ठीक है। उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो मंत्रिमंडल होगी उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, तो उनकी बैठक अलग होती है, कैबिनेट की बैठक अलग होती है। और अब जब मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करेंगे तो उसमें ये लोग शामिल होंगे, जिसमें ये चारों लोग शामिल होते हैं, तो इस वजह से इसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं और उनकी बैठक अलग अलग होती है। किसी विभाग से संबंधित, जैसे शिक्षा विभाग में हो रही है, तो शिक्षा विभाग में जो बैठक होगी वो बैठक होगी आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो उसमें ये मंत्री सारे के सारे इकट्ठा होंगे। जबकि अगर हम मंत्रिमंडल की बैठक बोलेंगे तो इसमें आपका किसकी बैठक होगी, कैबिनेट मिनिस्टर की बैठक होगी। आगे चलते हैं, ठीक है। आर्टिकल 77 की बात करते हैं तो आर्टिकल 77 जो बात करता है, 77 मतलब बराबर बराबर हो गया ना, तो क्या बराबर हो रहा, बंटवारा होगा। किसका बंटवारा होगा, ठीक है, 77 क्या हो गया, बराबर बराबर, क्या बराबर बराबर, बंटवारा, किसका, विभाग का बंटवारा, हाँ, विभाग का बंटवारा, ठीक है, विभाग का बंटवारा, ठीक है, विभाग का बंटवारा होगा। हाँ, और ये विभाग का बंटवारा करना कौन होगा, कौन करेगा, ये करेगा राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। किसको शिक्षा मिलेगा, किसको क्या मिलेगा, लेकिन किसकी सलाह पे करेगा, ये सलाह पे करता है, ठीक है। और सलाह कौन देगा, सलाह देता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे राष्ट्रपति जो विभाग का बंटवारा करता है, हाँ, आपका मंत्रियों को, ठीक है। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग मूल संविधान में कहीं भी नहीं दिया गया। याद रखिए कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप बोलते रहते हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, या मंत्रिमंडल, ठीक है, ये कहीं भी नहीं दिया गया है, संविधान में कहीं भी नहीं है। लेकिन ये यूज हुआ है, कब यूज हुआ है, 44th जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1978 में जो हुआ था, 44वां संविधान संशोधन, उसमें जो हुआ था एक बदलाव किया गया था। एक्चुअली क्या हुआ, जो तीसरी इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा 42वें संविधान को संशोधित करते हुए, उसमें इंटरनल इंसर्जेंसी की वजह से लगा दी, आंतरिक विद्रोह की वजह से वो इमरजेंसी लगा दी गई थी, जो कि बहुत ही वेग थी, ठीक है। तो उसको खत्म करने के लिए, उसको खत्म होने के पश्चात जो है एक रिटन रिकमेंडेशन का टर्म जोड़ा गया था। उसके साथ साथ 352 के पार्ट 3 में ये लिखा गया, पहली बार टर्म यूज हुआ था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे नहीं होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिटन रिकमेंडेशन पे होगा, रिक्वेस्ट पे होगा, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेगा आपका इमरजेंसी को। यानी जो इमरजेंसी की घोषणा होगी वो प्रेसिडेंट कब करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स
यानी मंत्रिपरिषद की रिटर्न मिनिस्टर्स, ठीक है, की रिटर्न रिकमेंडेशन पे। ठीक है, ये जरूरी है, ध्यान देने योग्य है। ठीक है, अब बात करें आर्टिकल 88 की, देखो यहाँ भी 88 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर वहां 77 था, यहाँ 88 हो गया, तो ये अधिकारों की बात करेगा, क्योंकि जब आपको बराबर बराबर बंटवारा हो जाएगा, उसके अधिकार क्या मिलेंगे। ठीक है, तो अधिकारियों की बात करें तो अगर कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो लोकसभा, अब देखो इसमें अधिकार क्या है कि अगर आप मिनिस्टर बन जाते हो, अगर आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हो, तो आपके पास कुछ पावर होती है कि ऐसा नहीं है कि आप मिनिस्टर सिर्फ लोकसभा में जाके ही बनोगे, अगर आप राज्यसभा के भी मेंबर हो तो आप मिनिस्टर बनते हो। और जब आप मिनिस्टर बनते हो तो एक चीज जो ध्यान देने योग्य है कि आपको लोकसभा की बैठक में भाग लेने का भी अधिकार है, भाषण देने का भी अधिकार है, और समिति के सदस्य बनने का भी अधिकार है, लेकिन आपको वोट देने का अधिकार नहीं है। एक ही चीज जो आपको नहीं मिलेगी, राइट टू वोट है। ठीक है, और सारी की सारी चीजें आप कर सकते हो, वहां बैठ सकते हो, वहां पे आप डिस्कशन कर सकते हो, वहां पे अगर कोई आपकी कमेटी है उसका सदस्य बन सकते हो, लेकिन आप वोट नहीं कर सकते। किचन कैबिनेट की बात करें तो ये क्या होता है, कैबिनेट के अंदर भी कुछ आपकी कैबिनेट होती हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, किचन कैबिनेट बोलते हैं आपका। अगर बात करें तो किचन कैबिनेट का टर्म जो यूज हुआ था वो कहाँ यूज हुआ था, यूएसए में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो अपने सगे संबंधी मित्र को कैबिनेट का हिस्सा जो है का हिस्सा बनाता है। यह प्रावधान भारत में नहीं है, तो किचन कैबिनेट का जो टर्म है वो भारत में कहीं नहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये अपने क्लोज रिलेटिव को मिला के जो है ये कैबिनेट बना लेते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, किचन कैबिनेट बोलते हैं। ये फिश मार्केट जो जनरेट होता है यूएसए में जनरेट होता है ओनली। ठीक है, बात कर रहे हैं शेडो कैबिनेट की, जैसे किचन कैबिनेट यूएसए में है तो वैसे शेडो कैबिनेट कहां से है, ब्रिटेन में है। यहाँ पे क्या होता है, जो एक्चुअल कैबिनेट होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर होता है, आपका शिक्षा मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं, तो जितने मंत्री होते हैं ये एक्चुअल मिनिस्टर्स होते हैं। उनके शेडो में सेम जो अपोजिशन पार्टी होती है अपना भी एक मंत्रालय इसी तरीके का डेवलप करती है, उसे क्या बोलते हैं, शेडो कैबिनेट्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये एक्टिवली ऑब्जर्व करते हैं जो एक्चुअल गवर्नमेंट होती है उनकी वर्किंग को, और अगर वो किसी तरह का फ्लॉ करते हैं तो उसको रिपोर्ट करते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर में। ठीक है, तो ये प्रावधान कहां पे, शेडो कैबिनेट का प्रावधान कहां पे, ये आपका ब्रिटेन में है। ये छाया मंत्रिमंडल सरकार के मंत्रिमंडल के खिलाफ के खिलाफ या विरुद्ध विपक्ष का मंत्रिमंडल होता है जो छाया की तरह काम करता है, और यह संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की देन है। ठीक है, अगर हम कर्तव्यों की बात करें तो अगर ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज किसमें दी गई हैं, 78 में दी गई है। और आपको पता है कि संघ की कार्यपालिका की सभी कार्यों की सूचना ये राष्ट्रपति को देगा, क्योंकि राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्र का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्र का प्रमुख है आपका राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। हाँ, और अगर सरकार का प्रमुख बोले, सरकार का प्रमुख, तो वो कौन होगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, और आपको पता है कि जितने भी आपके कार्यकारी जो भी आपके कार्य होंगे, कार्यपालिका की जितनी भी कार्यकारी शक्तियां जितने भी हों वो किसके पास होगी, वो सारी की सारी शक्तियां किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। हाँ, किसका नाम लेते हुए, राष्ट्रपति का नाम लेते हुए। ठीक है, तो इंप्लीमेंटेशन करने वाला कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, लेकिन जिसके नाम पे सारे के सारे कार्य किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। इसीलिए क्या है, संघ की कार्यपालिका यानी यूनियन की जो गवर्नमेंट होगी, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट होगी, उसमें सभी कार्य जो होंगे वो किसकी सूचना पे होंगे, प्रधानमंत्री कार्य करेगा, लेकिन किसको सूचना देगा, राष्ट्रपति को देगा। संघ की विधायिका के सभी विधियों को की जानकारी राष्ट्रपति को देता है, क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर संसद में कोई भी बिल पास होता है, विधेयक को पास होता है, तो उसके बाद वो फाइनल कानून बनने के लिए किसके पास जाता है, राष्ट्रपति के पास ही जाता है। ठीक है, और उसके बाद राष्ट्रपति किसी विषय पर मंत्रिपरिषद का विचार हेतु रखवा सकता है, यानी अगर उसको लगता है कि जो मंत्रिपरिषद ने जो डिसीजन लिया है वो सही नहीं है, तो किसी बिल या विधेयक को वो विचारार्थ जो है उनके सम्मुख फिर से रख सकता है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। किसकी, राष्ट्रपति का सस्पेंसिव वीटो पावर जो होता है वो होता है इसके तहत। ठीक
ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या होगी, ये मंत्रिपरिषद का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। ठीक है, ये अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री सदन का नेता भी होता है। ठीक है, ये भी आपको होता है जिसका वो सदस्य होता है। अगर वो लोकसभा में है तो लोकसभा का नेता होगा, राज्यसभा में राज्यसभा का नेता होगा। और ये मंत्रियों की नियुक्ति कौन करवाता है, प्रधानमंत्री कराता है। किसके थ्रू करवाता है, राष्ट्रपति के थ्रू कराता है। और अगर आपको पता हो तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है कहां पे, पदेन अध्यक्ष कहां का होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, एनडीसी का होता है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का होगा। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, काउंसिल का अध्यक्ष होगा। इंटर स्टेट काउंसिल होगा, इंटर स्टेट काउंसिल का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष था ही। हाँ, आपका एक होता है डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष होता है ये। ठीक है, उसका भी अध्यक्ष होता है। ऐसे ये पदेन अध्यक्ष होता है। अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है भारत का तो इन डिपार्टमेंट्स का पदेन अध्यक्ष अपने आप ही बन जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की, तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो होता है ये एक राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति होता है, जो आपका प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। हाँ, और ये प्राइम मिनिस्टर की इच्छा के अनुसार ही कार्य करेगा। ठीक है, और एक तरह से ये संसद का सदस्य भी होता है। तो अगर आपको पता होगा कि जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होगा वो कौन होगा, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी वही होता है जिसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और ये जो है मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन इससे राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। क्योंकि अगर किसी को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया गया या संसदीय सचिव नियुक्त कर दिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, तो उसको एक राज्य मंत्री का दर्जा अपने आप ही मिल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो तो संसद में क्या होता है, विपक्ष का जो भी नेता होता है उससे एक कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त है। यानी अभी जो राहुल गांधी जी हैं वो विपक्ष के नेता हैं, तो उन्हें एक कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, आगे चलते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस किस किस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। देखो यहाँ पे टर्म दिया है लोकसभा, तो ऐसा नहीं है कि लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए, वो किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है 6 महीने के अंदर। तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है। आगे यही क्या, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वो संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो। ठीक है, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। तो ये सही लग रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं, संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। अच्छा, ये प्रावधान नहीं दिया गया कि 6 महीने के भीतर वाला प्रावधान नहीं दिया गया, तो ये भी वेग है, तो ये गलत हो जाएगा। आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा कि अगर कोई प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय ये जरूरी नहीं है कि वो संसद के किसी एक सदन का आवश्यक रूप से सदस्य हो, उसे 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक हो जाता है अगर वो प्रधानमंत्री बनता है। इसका एग्जाम्पल आपको 1991 में मिल जाता है नरसिम्हा राव के केस में, पीवी नरसिम्हा राव के केस में, और 1996 में मिल जाता है एसडी देवगौड़ा के केस में। ठीक है, आगे देखते हैं। और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के लिए अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा है जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के लिए अंतर्निहित सिद्धांत है। तो ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल है और उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। या तीसरा है, सरकार की जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है या उस शासनाध्यक्ष के हाथों में मजबूत करने के लिए एक साधन है जिसका जनता को नियंत्रण हसनोन्मुख दशा में है। तो इसका क्वेश्चन एक बार समझने की जरूरत है। इसमें लिखा है कि जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार यानी जो आपका कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसके लिए जो एक सबसे अंतर्निहित सिद्धांत है, एक डॉक्ट्राइन है जो होना ही चाहिए,
व्यक्त करने के लिए, तो उसका यही होना चाहिए कि वो कलेक्टिवली जो है रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये चीज कहाँ पे होगी, ये चीज यहीं पे होगी कि आपका कैबिनेट मिनिस्टर्स हो वो लोगों की जो विल है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो और कलेक्टिवली खड़े होके जो है लोगों की इच्छा और उसके जरूरतों को वो पूरी तरह से निष्पादित करने में सफल हो रहे हो। वो कहाँ पे होगा, वो ऑप्शन सी में है। ठीक है, आगे देखते हैं और बात कर रहा है निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर पार्टी के रूप में पालन किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपका संविधान में दिया गया है लेकिन कन्वेंशनली उसको फॉलो किया जाता है। तो इसमें कौन सा पहला ऑप्शन देखते हैं, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए। ऐसा जो ही नहीं, प्रधानमंत्री उच्च सदन से भी हो सकता है। ठीक है, और लेकिन हम क्या करते हैं, देखते हैं कि ऐसा तो लिखा हुआ नहीं कि अगर निम्न सदन में ही त्यागपत्र, निम्न सदन क्या होगा आपका, लोकसभा होगा। ठीक है, बेसिकली ये फॉलो तो होता ही है यार। लोकसभा में अगर मेजोरिटी खो देती है पार्टी, मेजोरिटी अगर वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो सरकार क्या हो जाती है, सरकार गिर जाती है। ठीक है, गिर जाती है भाई, वो भी कहाँ, निम्न सदन में। ठीक है, लोकसभा में। तो इसका तो पहले ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद वाले जितने भी वित्त मंत्री निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं, किसी भी सदन का हो सकता है। मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अपनी वो किसी सभी भागों का प्रतिनिधित्व अगर जो एलिजिबल मिनिस्टर्स जहां से भी मिलेंगे वहां का चूज कर सकता है वो अपनी। ठीक है, अपनी पदावधि की समाप्ति के पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों में से एक पद त्याग करने पर संसद एब्सर्ड है बिल्कुल। ठीक है, तो पहले ही ऑप्शन सही होगा इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन क्या है, राज्यसभा में मंत्रिपरिषद प्राय बहुस्तरीय रचना होती है। ठीक है, राज्य में जो मंत्रिपरिषद होती है वो बहुस्तरीय होती है। ऑब्वियसली आपको देखा कि कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं, मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज भी होते हैं, आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं और उसके बाद डेप्यूटी मिनिस्टर्स भी होते हैं। और दूसरा कारण क्या है, कथन ये बोला है कि राज्य में मंत्रिपरिषद जो होते हैं बहुत स्तरीय रचना होती है। और कारण क्या बोला है कि कैबिनेट में परिषद के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं। ठीक है, काउंसिल के सभी मेंबर सम्मिलित होते हैं। तो ऐसा नहीं है, अभी देखा कि जो है आपका मंत्रिपरिषद, ठीक है, मंत्रिमंडल की बैठक अलग होती है, मंत्रिपरिषद की बैठक अलग होती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें आपका आर गलत होगा और ए सही होगा। तो आर गलत कहाँ है, यहाँ पे, और ए सही है, तो इसी ऑप्शन होगा। ठीक है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। संघ की जो मंत्रिपरिषद होगी वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, बिल्कुल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, और दूसरी संघ के मंत्री प्रधानमंत्री पश्चात पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। तो संघ के जो मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री के पश्चात पर्यंत, ऑब्वियसली प्रधानमंत्री क्या करता है, रिकमेंड करता है कि भैया इसको नियुक्त कर दो मंत्री के तौर पे, राष्ट्रपति को कहता है कि इसको नियुक्त कर दो और प्रधानमंत्री कहता है कि इसको अब जो है रेजिग्नेशन दिलवा दो या इसको हटा दो पद से। तो किसके पश्चात पर्यंत होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। वैसे ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो सकता है, आप बोलोगे कि प्रेसिडेंट भी करा सकता है क्योंकि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है और निकालता भी है, लेकिन ये कौन डिसाइड करता है कि किसे किस विभाग का मंत्री बनाना है, ये डिसाइड करता है प्रधानमंत्री। क्योंकि प्रधानमंत्री किसकी वॉइस होता है, वॉइस यानी आवाज किसकी होता है, ये मंत्रिपरिषद की आवाज होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें दोनों ही सही होंगे। तो दोनों कहां पे सही दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन में सही दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, स्लाइड नहीं है सही। ठीक है, उसके बाद है जनजाति कल्याण का एक प्रभारी मंत्री होने का संवैधानिक आवश्यकता है। तो वो आपका जनजाति क्षेत्र में जो प्रभारी मंत्री होने के लिए किसके राज्य के हो सकते थे, तो उसमें क्या है आपका, वो बिहार का, मध्य प्रदेश का और उड़ीसा का, क्योंकि यहाँ पे जनजाति क्षेत्र पाए जाते हैं प्रॉपर रूप से। तो यहाँ का प्रभारी मंत्री होने के लिए संवैधानिक आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी है, ये वेग क्वेश्चन है थोड़ा सा। हाँ, ठीक है, क्योंकि इसके लिए अलग से प्रावधान बनाया गया है, जो आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसके लिए अलग से प्रावधान बनाया गया, लेकिन जो जनजाति कल्याण मंत्रालय
का जो प्रभावी मंत्री बनाया जाता है उसमें बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के राज्यों में ये किया गया है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो अनुच्छेद 78 के तहत निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रधानमंत्री के कार्य का निर्धारण करने के लिए सम्मिलित है? तो प्रधानमंत्री का क्या होगा? संघ के मामलों के प्रशासन को, यानी जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसको देखने के लिए, कानून बनाने और प्रस्तावों से संबंधित कोई भी कानून बना के कोई भी प्रस्ताव होगा उसको देखने का काम, मंत्रिपरिषद के समस्त निर्णयों को राष्ट्रपति तक भेजना यानी संप्रेषित करना। तो ऑब्वियसली कि जितना भी प्रशासनिक मामले होंगे या फिर कानून बनाने के जितने भी मामले होंगे या मंत्रिपरिषद के जितने भी निर्णय होंगे, इसको राष्ट्रपति तक का पहुंचाने का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो ये तो सही होगा। ठीक है, संसद में बजट प्रेषित करने के पूर्व इसके लिए राष्ट्रपति की प्रमाणिति प्राप्त करना, भाई ये काम राष्ट्रपति, ये काम इनका नहीं होता है भाई, ये किसका काम होता है? ये फाइनेंस मिनिस्टर का काम होता है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर का काम होता है। ठीक है, और ये किसमें दिया हुआ? आर्टिकल 112 में दिया हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 112 में दिया हुआ है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है बजट को संसद में प्रस्तुत करने से पहले पूर्व अनुमति देता है राष्ट्रपति की। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। देखो दो कहाँ पे गलत है? दो यहाँ पे गलत है, दो यहाँ पे गलत है। अब ढूंढना किसको है? तीसरा देखते हैं। संघ के मामलों के प्रशासन से संबंधित राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई कोई भी सूचना को प्रेषित करना किसका काम होता है? ऑब्वियसली प्रधानमंत्री का ही काम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही है। ठीक है, पहला और तीसरा सही है, तो ये भी दिख रहा है। अब चौथा देख लेते हैं। यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की मांग करे तो किसी मामले को जिस पर किसी मंत्री द्वारा बिना इसे मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रेषित किए निर्णय लिया हो मंत्रिपरिषद, ठीक है, मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रेषित करेगा। यानी यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की मांग करेगी किसी मामले में जिस पर किसी मंत्री द्वारा बिना इसे मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रेषित किए निर्णय को ले लिया गया हो। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर कोई ऐसा मसला होता है कि शिक्षा मंत्रालय का कोई मंत्री, शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा मंत्री ने कोई ऐसा निर्णय ले लिया और राष्ट्रपति को उसने बता दिया, लेकिन वो मंत्रिपरिषद के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया गया, तो ऑब्वियसली पहले क्या करेगा? उसको वापस कर देगा और मंत्रिपरिषद के सामने उसको प्रस्तुत हो, उसमें फिर गहन मंथन हो, उसके बाद ही राष्ट्रपति उसको अनुमति देगा। ठीक है, इंप्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पहला भी होगा और तीसरा भी होगा और चौथा भी होगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए सही होगा इसमें। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंध नहीं है? तो ऑब्वियसली कौन सा संबंध नहीं होगा? किसी विशेष विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने का निर्णय राष्ट्रपति को संशोधित करना। भाई राष्ट्रपति नहीं करता कि कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नॉर्मल विधेयक होगा। ठीक है, ये कौन करता है? आपका अध्यक्ष करता है, सदन का अध्यक्ष करता है, अध्यक्ष या सभापति। ठीक है, राज्यसभा में सभापति डिसाइड करेगा और यहाँ पे अध्यक्ष स्पीकर। ठीक है, और यहाँ पे आपका चेयरमैन। ठीक है, तो इस केस में आपको याद होना चाहिए कि ये ऑप्शन तो सीधे सीधे क्या है? गलत हो जाएगा, और जो गलत होगा वही क्या होगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र में मंत्रिपरिषद सदस्य संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। भाई अभी देखा कि ये जो 17 का 5 का पार्ट 3 था, इसमें यही बोला गया था कि वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होती किसके प्रति? लोकसभा के, संसद के प्रति नहीं, लोकसभा के प्रति। तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, वो संसद के प्रति नहीं होती, किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति। ठीक है, आपका मंत्रिपरिषद रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करते हैं। बिल्कुल। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? अभी देखा किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। ठीक है, अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अभी देखा हमने लोकसभा के प्रति होते हैं, हाँ, और अनुच्छेद 75 के 5(3) के अनुसार होते हैं। ठीक है, और 74 के तो अनुसार होते नहीं है, तो चौथा तो वैसे ही गायब हो जाएगा, चौथा गायब हो जाएगा, तो ये दोनों गायब हो गए, और 1 और 3 सही है, तो ए ऑप्शन सही होगा। यानी ये संवैधानिक बाध्यता भी है। ठीक है, कि वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगी। अगर लोकसभा
आपका विघटित हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो उसी समय मंत्रिपरिषद भी खत्म होता है और सरकार गिर जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषदीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत दो पक्ष हैं, यानी जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो सिद्धांत है, जो डॉक्ट्रिन है, उसके दो पक्ष हैं। ये पहला पक्ष क्या है? मंत्री अपने अधिकार के क्षेत्र को पूर्ण स्वायत्तता रखता है। इसके अनिवार्य परिणाम के रूप में उसने अपने सेवकों के कार्यों का पूर्ण उत्तरदायित्व लेना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली कहने का तात्पर्य ये हो गया कि पहला टर्म ये है कि जो भी आपका मंत्रिपरिषद फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की फॉर्म की जो गवर्नमेंट है, उसमें अगर कोई शिक्षा मंत्री है, मान लो कि शिक्षा मंत्री है, तो शिक्षा मंत्री में राज्य मंत्री जो होगा, राज्य मंत्री होगा, हाँ, या डिप्टी आपका डिप्टी मिनिस्टर होगा। ठीक है, यानी डिप्टी मिनिस्टर होगा, यानी उप मंत्री जो होगा, अगर वो कोई भी निर्णय ले रहा है, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के संबंधित, तो उसके द्वारा, यानी राज्य मंत्री के द्वारा दिए गए निर्णय या फिर डिप्टी मिनिस्टर के द्वारा लिया गया निर्णय जो है आपका, उसके निर्णय के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होगा? शिक्षा मंत्री ही होगा। ठीक है, और ये जो शिक्षा मंत्री होगा, ये किस आयोग या समिति की में पिच किया गया था? ये छगला आयोग में किया गया था। छगला आयोग जो है 1957 का एक केस है। ठीक है, जिसमें जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने एक ऐसा डिसीजन लिया था जिसकी वजह से उसको माफी मांगनी पड़ी थी, क्योंकि जो उसके अधीनस्थ लोगों ने जो डिसीजन लिया था उसका ही एक मिरर इमेज जो रिफ्लेक्ट हुई थी। तो छगला आयोग ये था। ठीक है, 1957 का एक आयोग था जिसमें अगर मंत्रिपरिषदीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत के दो पक्ष होते थे, जिसमें अगर किसी व्यक्ति ने पूर्ण सत्ता के साथ कोई निर्णय लिया है और तो उसके अधीनस्थ ने जो निर्णय कैरी आउट किया होगा और उसके बेसिस पे ही उसको रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। ठीक है, छगला आयोग की रिकमेंडेशन थे। अब इसमें देखो, निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रधानमंत्री पद में भारत के प्रधानमंत्री पद पर निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम समय के लिए पदस्थ रहा है? तो आपको पता है कि 17 साल, लगभग 17 साल तक कौन रहा है? आपका जवाहरलाल नेहरू। 17 साल, लगभग 16 साल 9 महीने समथिंग 23 दिन। ठीक है, लगभग। ठीक है, अब हमारे जो यशस्वी प्राइम मिनिस्टर हैं, शायद वो हो जाए आने वाले समय में। ठीक है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, अदरवाइज अभी तक तो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ठीक है, किस प्रधानमंत्री की सरकार लोकसभा में बहस के दौरान एक मत से गिर गई थी? तो आप सबको पता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी जो एक मत से गिरी थी। ठीक है, इसी के साथ जो है ये क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। अगली क्लास में हम जो है अटॉर्नी जनरल यानी आपके भारत के महान्यायवादी के साथ प्रस्तुत होंगे। होपफुली आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर किसी तरह की परेशानी होती तो कमेंट सेक्शन में पिन करके हमें प्रेषित करने का कष्ट करें। ठीक है, नमस्कार। और सभी को हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में आपको आपकी मनचाहे जॉब आपको समय के अनुसार मिल जाए। इसके लिए हम लोग डटे हुए हैं पूरी तरीके से और पूरी तरह से मेहनत करने के लिए तत्पर हैं। आने वाली जितनी भी वैकेंसीज हैं, ठीक है, उसके लिए जो है हम लोग पूरी तरह से आपके साथ खड़े हुए हैं और पूरी तरह से मेहनत करने के लिए शिद्दत में लगे हुए हैं। चाहे वो अभी लेखपाल की वैकेंसी हो, फिर या अभी यूपी कांस्टेबल के लिए एक अलग से बैच हम लोग लागू कर रहे हैं और चालू करने वाले हैं। तो आप लोग स्टे ट्यून रहे पार्टी अचीवर के साथ। अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको एक बेटर से बेटर क्लास और एक्सपीरियंस फैकल्टी के थ्रू जो मिलेगी वो इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, पाथवे अचीवर्स में। इसी के साथ हैप्पी न्यू ईयर के साथ एक बार फिर से हम इस क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।